बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद व सलाम के बाद हम आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एंड द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ से पहले हम कैलोरीमेट्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कैलोरीमेट्रिक मेथड्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट रिएक्शंस की इंथैल्पीज़ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस की इंथैल्पीज़ कैलकुलेट करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू ये कैलोरीमेट्रिक मेथड जो है ये असल में एक डायरेक्ट मेथड है, तो इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कुछ रिएक्शंस की इंथैल्पीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास, सबसे पहला रीज़न जो है टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन के केस में आता है। टेट्राक्लोरोमीथेन को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करवा सकते। डायरेक्टली हम कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा के कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर नहीं करवा सकते। अगर इस तरह डायरेक्ट रिएक्शन से हम करवा सकते होते एक ही स्टेप के अंदर, तो फिर कैलोरीमेट्रिक मेथड से हम इसकी इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इस तरह प्रिपेयर नहीं करवा सकते, बल्कि मीथेन CH4 का रिएक्शन हमें क्लोरीन के साथ करवाना पड़ता है और उस केस में कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो प्रिपेयर करवाया जा सकता है। और ये भी सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ये फॉर्मेशन होती है। अगर सिंगल स्टेप के अंदर डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ CCl4 हम कार्बन और क्लोरीन के डायरेक्ट रिएक्शन से करवा सकते होते, तो फिर हम कैलोरीमेट्रिक मेथड से इसकी इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट प्रिपेयर ही नहीं करवा सकते और ये रिएक्शन भी डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होता है, हो सकता है जिस टाइम पे हम टेम्परेचर T2 कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप का टेम्परेचर हो और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जितने भी स्टेप्स उसके अंदर हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो और हम किसी एक स्टेप का टेम्परेचर निकाल के हम उसकी इंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली गलत होगी, वो कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। तो इस तरह ऐसे केसेस में जिसमें सिंगल स्टेप नहीं होता और डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं करवा सकते, तो इन केसेस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं की जा सकती बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। जिस तरह हम CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते कैलोरीमेट्रिक मेथड यूज़ करते हुए। ये पहला रीज़न था और ये रीज़न आप इधर से, ये पैराग्राफ आपने सारा याद करना है और पहला रीज़न इनको आप नंबरिंग दे के लिखें। यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर तक है। यहाँ पर डीकम्पोजिशन की बात की हुई है। जिस तरह हम CCl4 या टेट्राक्लोरोमीथेन को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करवा सकते, इसी तरह इसको इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। यानी CCl4 है, डायरेक्टली ये सारे बॉन्ड ब्रेक करके इसको कार्बन और क्लोरीन के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। अगर इसको डायरेक्टली कार्बन और क्लोरीन के अंदर इजीली हम चेंज कर सकते तो हम इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेजर कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जब इसकी डीकम्पोजिशन भी नहीं कर सकते तो इस तरह ये वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। फर्स्ट रीज़न इज़ in case of formation of CCl4 and decomposition of CCl4 into its constituent elements। ये फर्स्ट रीज़न यहाँ तक आपने करना है। सेकंड रीज़न इधर से स्टार्ट होता है। सेकंड प्रॉब्लम हमें आई जब हम एलुमिनियम और बोरॉन की कंबस्चन करवा रहे थे। जब एलुमिनियम और बोरॉन की कंबस्चन करवाते हैं, एलुमिनियम मेटल है और बोरॉन भी एलुमिनियम मेटल है, इस मेटल की कंबस्चन करवा रहे हैं, बर्निंग करवा रहे हैं, और बर्निंग का प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के साथ एलुमिनियम रिएक्ट करके एलुमिनियम ऑक्साइड बना देती है Al2O3। इसी तरह बोरॉन जो है इसकी हम कंबस्चन करवाएं, बर्निंग का प्रोसेस इस केस में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन ने बोरॉन ऑक्साइड B2O3 बना देना है। कोई भी चीज़ जब उसकी कंबस्चन हो रही है
तो वहाँ पर उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अगर बर्न करें तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट है उसकी बर्निंग हो रही है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है इसकी कंबस्चन होगी, बोरोन की कंबस्चन होगी और कंबस्चन के नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बोरोन ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पर हम इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड बोरोन ऑक्साइड, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरोन। तो यहाँ पर इन्होंने जो जिक्र किया वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बोरोन ऑक्साइड। तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। और क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, इसमें जब बर्निंग स्टार्ट होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, वो लेयर इसको कवर कर देती है। एक दफ़ा तो एल्यूमिनियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद जब एक दफ़ा ऊपर वाली लेयर रिएक्ट कर गई है एल्यूमिनियम की तो उसने प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से एल्यूमिनियम को हम कम्प्लीटली बर्न नहीं कर सकते। जब कंबस्चन कंप्लीट ही नहीं होगी, कंप्लीट कंबस्चन के नतीजे में हम कैलोरीमेट्रिक मेथड, बॉम्ब कैलोरीमीटर जिस तरह हमने देखा था, तो उसके लिए हमें कंप्लीट कंबस्चन करवानी पड़ती है अपने सैंपल की। तो जब कंबस्चन कंप्लीट ही नहीं होगी तो फिर हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जो कैलकुलेट करेंगे वो गलत होगी क्योंकि कंप्लीट कंबस्चन ही नहीं हुई है। सेम इसी तरह बोरोन के केस में है, बोरोन ऑक्साइड जो है इसकी भी, बोरोन ऑक्साइड भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बोरोन मेटल के ऊपर B2O3 बोरोन ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और मज़ीद उसकी बर्निंग जो है बोरोन की वो नहीं होती, उसकी कंबस्चन नहीं होती। इस केस में भी कंप्लीट कंबस्चन नहीं होगी, तो इसकी भी, बोरोन ऑक्साइड की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड रीज़न था जिसमें इनकम्प्लीट कंबस्चन की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बोरोन ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। इसके बाद हमारे पास थर्ड रीज़न आ जाता है। सेकंड वाला आपका रीज़न इधर से स्टार्ट होता है इन द सेम वे और यहाँ तक सेकंड वाला, और थर्ड वाला आपने इधर तक करना है, और इनको आपने नंबरिंग देकर आपने लिखना है। पहला नंबर देना है उसको, सेकंड नंबर देना है दूसरे को, और थर्ड नंबर देना है तीसरे को, और इस तरह तीनों प्रॉब्लम्स आपने नंबरिंग देकर आप शो करनी है, लिखनी है। अब हम थर्ड रीज़न या थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के केस में, तो वहाँ पर एक कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई साइड रिएक्शन हो जाएगा और उसके साथ 2-3 और कंपाउंड्स बन सकते हैं, कोई एक और कंपाउंड बन सकता है। तो साइड रिएक्शंस के केस में भी कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू एंथैल्पी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब वहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। अब टोटल जो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल रही है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। हमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की चाहिए, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे अगर कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें किसी ऐसे इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत थी जिसके थ्रू हम इस तरह के रिएक्शंस की एंथैल्पीज़ कैलकुलेट कर सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, तब हमें उसकी डेफिनेशन की भी समझ आएगी। तो वही हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन वाली या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन वाली। हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं।
आपको पता है कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। अगर हम बात करें कि हम ग्रेफाइट की बर्निंग करवा रहे हैं, कंबस्चन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कार्बन की कंबस्चन करवा रहे हैं। कार्बन की कंबस्चन का मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके वो बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करनी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी बन सकती है। डायरेक्टली जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, हाफ ऑक्सीजन का मतलब है कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ, जब कार्बन ने दो ऑक्सीजन एटम्स यानी पूरा मालिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई सिंगल स्टेप के अंदर। अगर एक ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन ने रिएक्ट किया पहले स्टेप के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक और ऑक्सीजन के साथ, हाफ ऑक्सीजन लिखें या सिंगल ऑक्सीजन एटम लिखें, तो जब एक और ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस तरह यहाँ पर दो रूट्स यूज़ हो रहे हैं, एक डायरेक्ट रूट है और एक इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है और इनडायरेक्ट रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। इन दो डिफरेंट पाथ्स यूज़ हो रहे हैं। अब डायरेक्ट जो पाथ यूज़ किया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के केस में, उसमें जो इंथैल्पी होगी उसको हमने डेल्टा एच कहा है, और इनडायरेक्ट पाथ के केस में दो इंथैल्पीज़ होंगी। पहले स्टेप के अंदर डेल्टा एच वन और दूसरे स्टेप के अंदर डेल्टा एच टू। हेसेस लॉ ये कहता है कि चाहे कोई रिएक्शन डायरेक्ट रूट यूज़ करे या वो इनडायरेक्ट रूट यूज़ करे, एट दी एंड जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो दोनों केसेस में सेम होगी। यानी डेल्टा एच जो इंथैल्पी डायरेक्ट रूट के केस में थी वो इक्वल होगी इनडायरेक्ट मेथड के केस में जितनी भी इंथैल्पीज थी उनके सम के। तो हमने सम कर लेना है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, ये हीट समेशन है। इस रिएक्शन के केस में टोटल जो इंथैल्पी है डेल्टा एच डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो -393 है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। डेल्टा एच वन यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इस केस में -110 किलो जाउल पर मोल है, और इसको प्लस कर देंगे डेल्टा एच टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सेकंड स्टेप के केस में जो इंथैल्पी है वो -283 किलो जाउल पर मोल है। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 283 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इनका सम लेंगे लेकिन साइन जो है वो इनके साथ नेगेटिव आएगा, तो 393 और इस तरफ भी 393, तो दोनों तरफ सेम इंथैल्पीज़ कैलकुलेट हुई हैं। इस तरफ हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू की और इस तरफ हमने इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू की। तो दो डिफरेंट रूट्स के थ्रू हमने देखा है इंथैल्पीज़ की कैलकुलेशन को और वो सेम आती है, यही हेसेस लॉ है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है कि डायरेक्ट मेथड जो है इसमें हम इंथैल्पी कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम हेसेस लॉ यूज़ करते हैं। और एक और ज़रूरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो रिएक्शंस की हैं वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है या इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। जिस तरह इधर भी कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इनडायरेक्ट केस में भी हम कार्बन और ऑक्सीजन ही दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। यानी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस ऑफ रिएक्शन मस्ट बी सेम इन डिफरेंट रूट्स, जितने भी रूट्स यूज़ करे कोई रिएक्शन। तो इस तरह हमने ये जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस की है इससे हमें हेसेस लॉ की भी समझ आ जाती है। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर डायरेक्ट में एक रूट है और दूसरा इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट के अंदर कार्बन या ग्रेफाइट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और इस केस में इंथैल्पी जो है वो 393.7 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होती है ये एनर्जी।
और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कार्बन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अगर अब हमारे पास दो एंथैल्पीज़, कोई सी भी दो एंथैल्पीज़ मौजूद हैं, उनकी वैल्यू हमारे पास हैं और कोई एक एंथैल्पी की वैल्यू नहीं है, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये जो सेकंड स्टेप है इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली है हमने, और डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो भी एंथैल्पी हमने कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें नहीं मालूम, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हेसिस लॉ वाली ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर वैल्यूज़ पुट करें या यहीं पे इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। डेल्टा H1 इधर ही रहा, डेल्टा H2 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डेल्टा H में से डेल्टा H2 को माइनस कर देना है तो हमारे पास डेल्टा H1 आ जाएगा। इस तरह डेल्टा H जो है वो -393 किलो जूल पर मोल है, उसको हमने माइनस कर देना है उसमें से डेल्टा H2 जो है वो -283 किलो जूल पर मोल है। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +283 और इधर -393, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे। 393 में से 283 को जब हम माइनस करते हैं तो 110 किलो जूल पर मोल आता है, और जो लार्ज वाली बड़ी वाली यहाँ पर वैल्यू है वो 393 है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, -110 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और ये जो 110 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी है ये डेल्टा H1 असल में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोई सी भी दो इंथैल्पीज़ अगर आपको मालूम है तो तीसरी इंथैल्पी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम इजीली इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच द केमिकल चेंज अकर्स। यानी ओवरऑल एनर्जी चेंज, चाहे उसने डायरेक्ट रूट लिया है चाहे इनडायरेक्ट रूट लिया है, कोई भी रूट यूज़ किया है, हर रूट के केस में ओवरऑल एनर्जी चेंज हमेशा सेम आएगा रिगार्डलेस ऑफ द रूट। यानी वो रूट पे या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, एनर्जी चेंज रूट या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। रिएक्शन की इनिशियल और फाइनल कंडीशंस सेम होनी चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन के केस में भी और इनडायरेक्ट रिएक्शन के केस में भी। दिस इज हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। जब आपने टॉपिक लिखना है, सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग देनी है आपने हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन, उसके बाद आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, ये डेफिनेशन देनी है, और उसके बाद आपने एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन वाली एग्जाम्पल थी वो सबसे पहली एग्जाम्पल आप देंगे, उसके बाद हम दो और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब भी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन के केस में कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद हम एक सपोज्ड रिएक्शन की बात करते हैं। हम सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट ए है, वो डायरेक्ट रूट से डी में चेंज होता है, और उस टाइम उसकी जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H है डायरेक्ट रूट के थ्रू। अब इनडायरेक्ट रूट अगर ए लेता है रिएक्टेंट, तो सबसे पहला स्टेप है उसने बी में जाना है, और बी में जाने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए थी, ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो डेल्टा H1 है। बी सी में कन्वर्ट हुआ है, और उस केस में जो एंथैल्पी चेंज आया वो डेल्टा H2 है, और सी जो है वो फिर डी में चेंज हो गया, उस केस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 आता है। तो 3 स्टेप्स इनडायरेक्ट रूट के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर 3 स्टेप्स में रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हुआ है, और ये जो सारी एंथैल्पीज़ हैं इनको हमने ऐड करना है, इनका सम लेना है, और वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने जो एंथैल्पी कैलकुलेट की है उसके इक्वल।
तो ये भी हेसिस लॉ की डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट रूट्स, जितने भी रूट्स एक रिएक्शन ने लिए हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज हर केस में सेम होगा। पहले हम जो बात कर रहे थे, हम डी तक जा रहे थे, डी से वापस ए में नहीं आ रहे थे। अब हम बात करते हैं जब डी से वापस ए में आ जाते हैं, यानी साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक पॉइंट से जब स्टार्ट करते हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो इसको हम साइकिल कहते हैं। पहले जब हम एंथैल्पी की बात कर रहे थे, रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो साइकिल नहीं बन रहा था, वो ए से स्टार्ट हो रहा था और डी तक जा रहा था, वो साइकिल नहीं था। उस केस में एंथैल्पीज निकलती हैं। अब जब साइकिल का केस आ जाता है, यानी ए से स्टार्ट हुआ है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, बी से सी, सी से डी और डी से दोबारा ए तक पहुंच गया, तो ये एक पूरा साइकिल है। साइकिल के केस में ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमेशा ज़ीरो होगा। साइकिल के केस में हम इस तरह से उसको लिखेंगे, समेशन डेल्टा एच इन केस ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो। समेशन यानी कि सम लेना, तो साइकिल के केस में ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ज़ीरो के इक्वल होगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल हमने देखी और सेकंड एग्जांपल में हमने साइकिल का केस भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। थर्ड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन दो रूट्स के थ्रू हो सकती है, एक डायरेक्ट रूट और एक इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट यानी सिंगल स्टेप जो प्रोसेस है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहे हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो हीट रिलीज़ होती है, या ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज है, वो 89.08 किलो जॉल पर मोल है। माइनस साइन ये शो करता है कि यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। डायरेक्ट स्टेप के अंदर ये एंथैल्पी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जो 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें पहले स्टेप के अंदर एक जो मालिक्यूल या 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन के नतीजे में जो एंथैल्पी रिलीज़ होती है, दैट इज़ 48.06 किलो जॉल पर मोल। और सेकंड स्टेप के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक जो रिमेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड का मालिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगी, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी रिलीज़ हुई है, दैट इज़ 41.02 किलो जॉल पर मोल। अब हमने इन दोनों का सम ले लेना है, और ये सम किसके इक्वल होगा? इस एंथैल्पी के इक्वल होगा। So according to Hess's law, delta H is equal to delta H1 plus delta H2। डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो एंथैल्पी थी वो 89.08 किलो जॉल पर मोल थी, और वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों का सम लिया तो वो भी 89.08 किलो जॉल पर मोल आ जाती है। इससे हेसिस लॉ प्रूव हो जाता है, और हेसिस लॉ के थ्रू हम ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, और इस इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम एंथैल्पीज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी एंथैल्पीज़ हम कैलोरीमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते।